बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी में आज आपने एनाटमी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका मुख्तलिफ है। जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो, आई फॉर इंटेस्टिनल, टी फॉर ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की आज आपने एनाटमी पढ़नी है। एक बात जहन में याद रखिएगा, गैस्ट्रो का लफ्ज मेडिकल साइंस में कहीं भी आ जाए, गैस्ट्रो के मीनिंग्स मेडिकल साइंस में गैस्ट्रो का लफ्ज कहीं भी आ जाए, इसके मायने होते हैं स्टोमिक। स्टोमिक कहते हैं मैदे को, समोसे बनाने वाला मैदा। समोसे मैदे से बनते हैं ना, अल्लाह के बंदे, ये वो मैदा नहीं है, ये मैदा है जो खाने वाला। वही जो समोसे खाते हैं ना, उस समोसे के मैदे को भी जो मैदा हजम करता है, ये वो वाला मैदा है। स्टोमिक का मतलब क्या है वाजिद अली? मैदा। मैदा। इंटेस्टाइन किसको कहते हैं? इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को। किसको कहते हैं भाई? आंतों को। आंतों को गट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गट। कट नहीं, गट। GUT, गट। गट मतलब आंत, छोटी या बड़ी आंत। ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं रास्ते को, पाथ को, निजाम को। ठीक है, समझ आ रही है बात? समझ लगी? आंत और मैदे का निजाम, तो इसके मायने क्या हो गए? आंत और मैदे का निजाम, यानी अल्टरनेटिवली अगर हम इसका बात इंग्लिश में कहेंगे तो मेडिकल साइंस में ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंग्लिश जबान में इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव का लफ्ज निकला है डाइजेशन से, और डाइजेशन का मतलब होता है हाजमा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाजमा। हाजमा का मतलब ये है कि हजम होना। समझ आ रही है बात? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी सिस्टम मीन निजाम, डाइजेस्टिव मीन हाजमे का। निजामे इनहिजाम या हाजमा, निजामे इनहिजाम या निजामे हाजमा। अब ये बात जरा ज़हन में रख दो, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आप लोगों को, अभी मैंने आपको हेडिंग बताई है एनाटमी में। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि गैस्ट्रो के मीनिंग होते हैं मैदा, इंटेस्टाइन का मीनिंग होते हैं आंतें, और ट्रैक के मीनिंग होते हैं निजाम, रास्ता। यानी जिस रास्ते से, जिस निजाम से, जिस तरीके से आपकी खाना हाजमे की तरफ जाता है, उसको एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनाटमी ऑफ द, पेपर में जो हेडिंग लिखी हुई है बुक में, वो है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निजामे इंहिजाम की एनाटमी। मैंने आपको बताया कि निजामे इंहिजाम उर्दू में, डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में, मेडिकल साइंस में इस सिस्टम को GIT क्या कहते हैं भाई? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मीन स्टोमिक, स्टोमिक मीन मैदा, इंटेस्टिनल मीन इंटेस्टाइन आंत गट, ट्रैक्ट मीन पाथ निजाम रास्ता तरीका। यानी जिस तरीके से खुराक आपके मुंह से होती हुई मैदे में जाती है, मैदे से होती हुई छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से होती हुई बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से होती हुई फुजले की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाती है, इस सारे निजाम की स्टडी को डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब ये तो हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आपके बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आप समझेंगे कि भाई जैसे हम अपने ही आपको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक बात जहन में याद रखिएगा कि सबसे पहले निजामे इंहिजाम में, खाना खाने के निजाम के लिए हमें खाने को पेट में ले जाने के लिए मुंह की जरूरत पड़ती है।
किसकी जरूरत पड़ती है? मुंह की। तो निजाम इंहिजाम का पहला हिस्सा जहां से खुराक को आपके जिस्म में एंट्री मिलती है वो आपका मुंह है। जैसे सांस लेने के निजाम का पहला हिस्सा जहां से आपकी जिस्म में हवा को एंट्री मिलती है वो नाक है। बेशक सांस को फेफड़े लेते हैं लेकिन एंट्री का पॉइंट क्या है? नाक। ठीक है, इस तरह खाना तो मैदा हजम करता है लेकिन निजाम एंट्री क्या है भाई? एंट्री का पॉइंट क्या है? आपका मुंह। ठीक है, तो अब यही बात वो कर रहे हैं, पढ़ें जरा इसको। एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे पास पेज नंबर 14 है, आपके पास नौजवान क्या है? 16। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, जो नई बुक्स हैं उनमें पिछले पेज पर पिक्चर बनी हुई है और पुरानी बुक्स में उसी पेज पर ऊपर बनी हुई है। नीचे अभी मैं पिक्चर के बारे में, आप जरा इस पिक्चर को देखें। आदमी बना हुआ है, उसकी आंखें, हत्ता कि उसके पखाने की नाली, जिगर, मैदा सब कुछ दिखाया हुआ है। नजर आ रहा है? ये वाली पिक्चर देखो भाई, ये वाली पिक्चर, ये पेल्विक रीजन की नहीं, ये ऊपर वाली पेल्विक रीजन से ऊपर वाली बात बुक में लिखी हुई है ना, अलग अलग प्रिंटिंग है। तो इसमें देखें आप कि सबसे पहले उन्होंने माउथ दिखाया है। क्या दिखाया है? माउथ में उन्होंने बताया जबान, टंग। ठीक है, टंग के बाद आ जाता है फेरिंग्स। क्या आ जाता है? फेरिंग्स कहते हैं हल्क को। फेरिंग्स किसको कहते हैं? हल्क को। हल्क के बाद, फेरिंग्स के बाद उन्होंने दिखाया हुआ है इसोफेगस। क्या दिखाया हुआ है? इसोफेगस। मैं इन पार्ट्स को जरा इधर बोर्ड पर लिखने लगा हूं, आप प्लीज अपनी बुक्स पर देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर किसी स्टूडेंट को जरा सी भी समझ ना आए या इवन के एक पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा, मुझसे जरूर पूछना है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में उन्होंने जो पहला पार्ट लिखा हुआ है उसका नाम उन्होंने रखा है माउथ। क्या रखा है? माउथ। अब याद रखो कि मुंह, उन्होंने एक पार्ट का नाम मुंह तो दे दिया लेकिन मुंह अकेला मुंह नहीं है। कुछ जिस्म के आज़ा मिलकर मुंह बनाते हैं। जिस्म के कुछ आज़ा मजमूई तौर पर जब कंबाइन होते हैं फिर आपका मुंह कहलाता है। कैसे? खाना खाने के लिए मुझे आपकी आंखों की जरूरत नहीं है, खाना खाने के लिए हमें हमारी नाक की जरूरत नहीं है, हमारे गालों की जरूरत नहीं है, होंठों की जरूरत नहीं है। ये तो बाहर का मुंह है। हम कहते हैं ना इसका मुंह, उसका चेहरा मेरी तरफ है। तो एक मुंह अंदर का मुंह है। खाना खाने के लिए मुझे हमारी जबान की जरूरत है। जबान इस हाला के अंदर है। ये जो हम मुंह का हाला खोलते हैं, ये हाला, ये खला, ये आला, ये क्या है? ये कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैविटी। माउथ को हम कहते हैं ओरल। माउथ को क्या कहते हैं? ओरल। माउथ इंग्लिश में और ओरल मुंह। ओरल मुंह। और कैविटी कहते हैं खला। कैविटी किसको कहते हैं? खला। यानी मुंह का जो खला है, खाली जगह है, उसके अंदर मुंह के साथ जुड़े हुए जो आज़ा हैं। मुंह के खला में कौन कौन से आज़ा जुड़े हुए हैं? मेरे दांत, मेरी जबान, मेरे लुआब पैदा करने के ग्लैंड्स भी इसमें शामिल हैं। ये लुआब अगर ना हो तो आप खाना खाएं तो निवाला हल्क में फंस जाए। क्यों? ये खाने को नरम करता है, सॉफ्ट करता है। जैसे रोटी सख्त हो, खुश्क हो तो आप पानी के घूंट के साथ उतारते हैं। क्यों? ताकि वो नरम हो जाता है। जैसे चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, रस को डुबो के खाते हैं नरम करने के लिए। तो मुंह के अंदर जो ओरल कैविटी है सिर्फ माउथ एसोसिएटेड नहीं है बल्कि मुंह के साथ जुड़े हुए दूसरे ऑर्गन्स भी, जिसमें आपके टीथ हैं, टंग है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। टीथ का और कोई काम नहीं है। टीथ से आप लकड़ी नहीं काटते, टीथ से आप कोई चीज नहीं फाड़ते, टीथ से आप सिर्फ खाना चबाते हो। अल्लाह ने दांत इसलिए दिए हैं कि आप खाना चबाएं। ठीक है, तो माउथ, मुंह और मुंह के साथ जुड़े हुए दूसरे आज़ा। तो इस ओरल कैविटी में क्या क्या है भाई? मुंह के साथ उन्होंने पिक्चर का दिखाया हुआ है टंग। टंग तो एक चीज है, उसके अलावा टीथ भी है आपके। ठीक है, समझ आ रही है बात? इस तरह जब ये मुंह खत्म होता है तो मुंह की बैक साइड जो आती है, खाना जब जबान इसको लपेट कर घुमा के इधर का इधर, इधर का इधर और पीछे भी जबान की मदद से ही जाता है। जबान जब इसे हल्क में लाती है, जहां पर हमारी नाक का पैसेज हमारे हल्क के पैसेज से मिल जाता है,
नाक में पानी जाए तो हल्क में आता है, नाक में बलगम हो तो हल्क में आता है। नाक का और मुंह का निजाम हत्ता के कान का निजाम, हत्ता के कान का निजाम, कान की ओपनिंग भी हल्क के अंदर है, कान की ओपनिंग भी हल्क के अंदर। आप कान में दवा डालें और आजमा लें, हल्क कड़वा हो जाएगा। नाक में दवा डालें हल्क में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आगे फिर आपका क्या आ गया, हल्क। क्या आ गया, हल्क। हल्क को हम कहते हैं फेरिंग्स, हल्क को क्या कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। फेरिंग्स के मतलब क्या हो गया, हल्क, 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 गला, गला, ये तो गर्दन है ना, इससे ऊपर ये जो हल्क है। ठीक है, और एक बात जहन में याद रखिएगा, फेरिंग्स से एक टर्मिनोलॉजी मेरे जहन में आई है जिसको हम PHARYN फेरिंजाइटिस, GITIS, टिस, TIS का मतलब क्या है, टिस, टिस कहते हैं। मेडिकल साइंस में TIS, टिस कहीं पर आ जाए, टिस टिस होता है और दिस दिस होता है। दिस इंग्लिश जबान का लफ्ज है, टिस के मायने है इन्फ्लेमेशन। आप प्लीज तमाम स्टूडेंट्स बहुत अटेंटिव होकर सुने, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा सकता। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, सोजिश, वरम, वरम, सोजिश, और क्या कहलाते हैं, वरम को क्या कहते हैं और जबानों में, सूजन, और क्या कहते हैं भाई, सोज पैगी, सूजन हो गया, हाथ सूज गया, यही कहते हो ना पंजाबी लोग, सोज पैगी जी, है ना। तो मेरी जरा पंजाबी कमजोर है क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ, इसलिए जरा मुश्किल समझ में आता है। तो टिस जहां भी आ जाएगा, टिस जहां भी आ जाएगा, उसके मायने होंगे मेडिकल साइंस में कि आप किसी सोजिश का, वरम का, सूजन का बात कर रहे हो, सूजन की बात कर रहे हो। तो जब मैंने फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स के आगे मैंने टिस लगा दिया, तो इसका मतलब है हलक का वरम, हलक का वरम, वरम। हलक में अगर वरम आ जाए तो फिर गला दर्द करता है, अंदर से रेड हो जाता है, थूक से टकने में, लुआब से टकने में तकलीफ होती है, खाना खाने में तकलीफ होती है, बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और फिर आपको क्या होता है, बुखार भी चढ़ जाता है। तो फेरिंजाइटिस, क्या कहते हैं, फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ हल्क, हल्क का वरम, गले का वरम, गले की सोजिश, गले की सोज। इसी से टिस से ही लफ्ज बना है। जरा मेरे साथ अटेंटिव रहें भाई सब लोग, किसी को नजर नहीं आ रहा तो बताएं। टिस से ही लफ्ज बना है हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस, टाइटिस, जिसको कहते हैं, इसको हेपेटाइटिस है। क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस है। टिस का मतलब क्या हो गया भाई, वरम, सोजिश, सोज, पता लग गया। हेप्ट का लफ्ज कहीं भी आ जाए मेडिकल साइंस में, हेप्ट को कहते हैं जिगर, उर्दू में जिगर, कलेजी, कलेजा, जो जानवर की कलेजी होती है वो उसका जिगर है, वो उसका क्या है, जिगर, जो आप खाते हैं। तो जिगर की जब सोजिश हो जाए, जिगर की जब सोजिश हो जाए, जिगर की जब सोजिश हो जाए, तो जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेप मीन जिगर, टिस मीन इन्फ्लेमेशन, जिगर की सोजिश। अब ये जिगर की सोजिश किसी भी वजह से हो सकती है, मिसाल के तौर पर किस वजह से हो सकती है, जिगर की सोजिश आपके चनापे वाला वायरस की वजह से भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। जिगर की सोजिश बगैर वायरस के भी हो सकती है, कोई गर्म चीजें खा ली, मेडिसिन खा ली, नुकसान हो गया, समझ आ रही है बात। तो इसको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश कई किस्म की है, उसके नाम रख दिए कोड वर्ड्स के लिए ताकि अनपढ़ भी जान ले। अगर साइंसी नाम रख देते तो अनपढ़ आदमी को समझना मुश्किल हो जाता। जैसे दवाइयों के जेनेरिक नेम इसलिए रखे जाते हैं केमिकल नेम की बजाय ताकि अनपढ़ भी जान ले, समझ आ रही है बात। तो हेपेटाइटिस ए बी सी, पता चला भाई बी भी हेपेटाइटिस वायरस से होता है, हम इसको कह देते हैं काला यरकान। क्या कह देते हैं, काला यरकान। काला यरकान। ए को कह देते हैं पीला यरकान। क्या कह देते हैं, पीला
पीला यरकान, यानी उर्फे आम में इसे पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए को जो आम पीलिया लोगों को हो जाता है, जो आम टॉपिक लोगों को हो जाता है, उसको हम पीला यरकान भी कहते हैं। ये पीला यरकान नॉन वायरल होता है। हेपेटाइटिस ए नॉन वायरल है, बगैर किसी वायरस के होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की वजह से होता है। समझ आ रही है बात? तो ये हेपेटाइटिस है। ये क्या है? हेपेटाइटिस। लफ्ज निकला था टिस से। टिस के मीनिंग्स थे इन्फ्लेमेशन। टिस के मीनिंग्स क्या थे? इन्फ्लेमेशन। फेरेंजाइटिस हल्की सोजिश। टॉन्सिलाइटिस, इसी से एक लफ्ज निकला है टॉन्सिल। टॉन्सिल आपको पता है गले में होते हैं। अगर किसी शख्स के टॉन्सिल्स सूज जाएं, सोजिश हो जाए, टॉन्सिल्स मोटे हो जाएं, तो उनको डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया है। क्या हो गया भाई? टॉन्सिलाइटिस। टिस मतलब इन्फ्लेमेशन, बार बार इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। समझ आ रही है बात? तो बात चली थी फेरिंक्स से। फेरिंक्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम फेरिंजाइटिस कहेंगे। अब ये रफ वर्क है इधर इस हाशिए की इस तरफ, ठीक है। अब जो तीसरी चीज है वो उन्होंने पिक्चर में जो दिखाई हुई है आपको, वो है ईसोफेगस। क्या है भाई? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली को। क्या कहते हैं? खुराक की नाली को। खुराक की नाली को हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ईसोफेगस। ईसोफेगस पहले खुराक खाने के लिए आपका मुंह आया, मुंह में दांत और जबान थे, खुराक फिर हल्क में चली गई, हल्क से जो नाली सीने में उतर रही है और मैदे से जुड़ रही है, उस नाली को ईसोफेगस कहते हैं। इसी नाली में लोगों के जलन होती है। खाना खाने के बाद कहते हैं यार बदहजमी, तेजाब, ये जलन हो रही है सीने पर, एसिडिटी हो रही है, ठीक है। ऐसे होता है ना, सीने पे हल्क में जलन होती है। ईसोफेगस में हार्ट बर्निंग होती है, जलन होती है खाना खाने के बाद। तो ये ईसोफेगस खुराक की नाली है। खुराक फिर मुंह से होती हुई, जबान दांतों से पिसती हुई, हल्क से नीचे गई, फेरिंक्स से और ईसोफेगस में आ गई। अब ईसोफेगस से अगला जो ऑर्गन आ रहा है वो कौन सा है? वो स्टोमिक है। वो कौन सा है भाई? स्टोमिक। स्टोमिक को स्टोमिक कहना है, MACH को काफ पढ़ना है, स्टोमिच नहीं कहना। स्टोमिच नहीं कहना, इच विच ये नहीं है, स्टोमिक है। एक बात ध्यान में याद रखना, मुंह को, गले को और खुराक की नाली को मजमूई तौर पर इन तीनों अज़ा को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल कहते हैं नहर को। जैसे नहर एक मुतवाजी डंडी पे चल रही होती है, ऊपर से वो ओपन होती है, लेकिन ये ऐसी कैनाल है जो ट्यूब की तरह है। जैसे नहर चल रही है, ऐसे ये ट्यूब भी साइड पर बहती जा रही है और खाना इसके अंदर फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है? माउथ को, हल्क को और खुराक की नाली को मजमूई तौर पर ELIMENTAR एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। जैसे लिखा होता है एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं, यानी इब्तदाई स्कूल, बुनियादी स्कूल, पहला स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। इसी तरह निजामे इंहिजाम का जो इब्तदाई जगह है वो मुंह, जबान, हल्क और खुराक की नाली है। अभी खुराक मैदे में आके हजम होना शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री कहां लगी हुई है? मैदे में। समझ आ रही है बात? तो पिक्चर में आपको ईसोफेगस नजर आ गया। अब ईसोफेगस की खुराक की नाली देखो। खुराक की नाली के साथ, हलक के साथ आप देखें कि सांस की नाली भी साथ साथ चल रही है। आदमी ने मुंह गर्दन साइड पर मोड़ी हुई है, सीधे कंधे की तरफ देख रहा है, और सीधे कंधे की तरफ अगर आप देखें तो उसकी मुंह की तरफ पहले सांस की नाली है, सांस की नाली के पीछे खुराक की नाली है। अगर उसका मुंह आप सीधा करवा के एक्सरे देंगे तो इसकी सांस की नाली नजर आएगी, खुराक की नाली उसके पीछे नहीं छुप जाएगी। समझ आ रही है बात? जानवर को भी अगर आप कभी ज़िबा करें
तो उसको आप जब सीना खोलते हैं तो फेफड़े ऊपर होते हैं, मैदा उनके नीचे छुपा होता है। तो सांस की नाली और फेफड़े आगे की तरफ है, दिल भी फेफड़ों के अंदर छुपा होता है, जिगर भी उनके नीचे होता है। समझ आ रही है बात? तो अब आगे आ गया आपका स्टोमिक। क्या आ गया भाई? स्टोमिक। स्टोमिक कहते हैं मैदे को, स्टोमिक कहते हैं मैदे को। और स्टोमिक के बाद मैदे के बाद अगर आप देखें तो आपकी आंतों का निजाम शुरू हो जाता है। किसका निजाम शुरू हो जाता है? आंतों का। दो किस्म की आंतें आपके जिस्म में हैं, एक को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और एक को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। क्या कहते हैं भाई? लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। आप लोगों ने ये सुना भी हुआ होगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। स्मॉल मीन छोटी, लार्ज मीन बड़ी। छोटी आंत और बड़ी आंत। एक बात जहन में याद रख लो कि छोटी आंत साइज में छोटी नहीं होती। छोटी आंत लंबाई में छोटी नहीं होती, उसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा है, और बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम है। तो छोटी आंत को फिर किस वजह से छोटी आंत कह रहे हैं? छोटी आंत को उसके पाइप के सुराख की वजह से छोटा कह रहे हैं, कि छोटी आंत का जो पाइप है, जैसे एक मोटा पाइप हो बड़े सुराख वाला और एक बारीक पाइप हो, छोटी आंत का पाइप बारीक है, ट्यूब बारीक है, बारीक कैनाल है। बड़ी आंत का पाइप मोटा है, खुला है। समझ आ रही है? लेकिन लंबी कौन सी है? छोटी आंत। समझ आ रही है बात? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत जो बारीक पाइप है और बड़ी आंत जो मोटा पाइप है, तो छोटी आंत के आगे मजीद 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से भाई? 3 हिस्से। सबसे पहला हिस्सा ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा जेजुनम, और तीसरा हिस्सा इलियम। समझ आ रही है बात? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। खुराक की नाली इसोफेगस मैदे से जुड़ी, मैदा आगे आंत से जिस जगह से जुड़ेगा, आंत से जुड़ेगा छोटी आंत से। स्मॉल आंत की किस हिस्से से जुड़ेगा? ड्यूडेनम से। किस हिस्से से जुड़ेगा? ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आएगा, जेजुनम के बाद इलियम आएगा, फिर इलियम बड़ी आंत से जुड़ जाएगा। छोटी आंत का सबसे आखिरी पार्ट इलियम बड़ी आंत से जुड़ जाएगा। अगर आप पिक्चर में देखें तो स्टोमिक के नीचे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन नजर आ रहा है, और उन्होंने छोटी आंत के हिस्से नहीं दिखाए हुए। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद उन्होंने बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा जिसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम भी बड़ी आंत का हिस्सा है। रेक्टम वो पार्ट है जिस आखिरी पार्ट में हमारा फुजला आकर स्टोर होता रहता है। हमारा फुजला आकर स्टोर होता रहता है। फिर जब फुजला यहाँ पर भर जाता है, जैसे मसाने में पेशाब भर जाता है, रेक्टम हमारा फुल हो जाता है, जैसे ब्लैडर मसाना हमारा फुल होता है, फिर हमें अर्ज होती है कि हम यूरिन पास करें। इसी तरह जब रेक्टम फुल हो जाता है, पीछे से प्रेशर बन जाता है, तो फिर हमें अर्ज होती है कि हम स्टूल पास करें। फिर हम स्टूल पास करते हैं और हमारा स्टूल हमारी बॉडी की नीचे की साइड की ओपनिंग से जिस्म से बाहर खारिज होता है, उस ओपनिंग को एनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएस। पिक्चर में एनएस नजर आ रहा है, ठीक है? उससे ऊपर रेक्टम, उससे ऊपर बड़ी आंत। अब जरा आप ये देखो, पिक्चर को गौर से देखो प्लीज। जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? सीरियस होकर अपनी बुक्स को खोलें और बड़े ध्यान से देखिए प्लीज। आप देखें कि एनएस रेक्टम, एनएस से ऊपर रेक्टम, मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं। रेक्टम देखो बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी रेक्टम सेंटर में है बॉडी की, मीडियल लाइन पर पड़ी हुई है, पर लार्ज इंटेस्टाइन उन्होंने लेफ्ट साइड पे दिखाई हुई है, एरो लगाया हुआ है। आपकी लेफ्ट पर और मरीज की राइट पर। मरीज की राइट साइड है जो सामने पेशेंट खड़ा है, और आपकी लेफ्ट साइड है।
अब आप जरा गौर करें कि आप सोचिए कि बड़ी आंत रेक्टम से कैसे जुड़ी है। दर हकीकत ये सीधी तरफ से घूमकर आती हुई ऊपर जाती है जिगर के पास और मैदे के नीचे से होती हुई फिर लेफ्ट साइड से घूमती हुई एनस से आके जुड़ जाती है। आंत ने पूरे पेट को ये एनस से ऐसे ये घूमती हुई जा रही है राइट साइड से यूं 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 और यहाँ आकर फिर जुड़ गई। पिक्चर में नजर आ रहा है? yes. और जो छोटी आंत है वो इस बड़ी आंत के अंदर लिपटी हुई है। बड़ी आंत ने बाहर से एक चौरस सा घेरा बनाया हुआ है और छोटी आंत उसके अंदर लिपटी हुई है। इसी तरह ये छोटी आंत के जो 3 पार्ट्स हैं, अब आप देखें जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है वहां पर छोटा या बारीक पाइप बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। ये बारीक पाइप छोटी आंत है। बारीक पाइप क्या है? छोटी आंत है। और याद रखिएगा आपके चूंकि पेट में बड़ी आंत चारों तरफ से उसने पेट को लपेटा हुआ है, इसलिए आपको गैस का दर्द हर तरफ होता है। यहां भी हो रहा होता है, यहां भी हो रहा होता है, क्योंकि बड़ी आंत में फुजला है और गैसेस इकट्ठी हुई होती हैं तो उससे वो दर्द मचाती हैं। क्योंकि आपके पेट में अल्लाह ताला ने हर चीज की एक मुनासिब जगह रखी है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, 1 इंच भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। 1 इंच तो फिर भी बहुत ज्यादा है, 2 सूतर भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। कोई भी ऑर्गन हल्का सा फूलेगा, साइड के ऑर्गन दबेंगे, आपको तकलीफ होगी। ये हमारा कोई कमरा, कोई दीवार नहीं है जिसमें स्पेस रखी हुई है अल्लाह ने। समझ आ रहा है बात? अच्छा, इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नहीं बताई आपको वो था स्टोमिक के बाद आप देखें उन्होंने पैंक्रियाज नीचे लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है और मैदे के बिल्कुल एन अपोजिट ऊपर की तरफ लीवर लिखा हुआ है। मैदे के बिल्कुल एन अपोजिट ऊपर की तरफ लीवर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। मैं इधर इनको लिख रहा हूं, उन्होंने स्टोमिक के साइड पर एक तो क्या लिखा हुआ भाई? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, एक लिखा हुआ है पैंक्रियाज और लीवर। क्या लिखा हुआ है? लीवर। गॉल ब्लैडर को हम लबलबा पित्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ता। पित्ते को हम सफरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफरा। उर्दू में सफरा और आम जबान में पित्ता। पैंक्रियाज को लबलबा कहा जाता है, लबलबा। और लीवर को जिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगर। ये मैंने इस डब्बे में, इस बॉक्स में अलग से इसलिए बताए कि आपका खाना इन 6 जगहों पर घूमता है। आपका खाना, ये जो नंबर लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन इधर घूमता है। खाना मुंह से कभी नाक में नहीं जाता, खाना मुंह से हल्क में जाता है, सांस की नाली में नहीं जाता। खुराक की नाली में जाता है, खुराक से मैदे में जाता है, मैदे से जिगर में आज तक नहीं गया। बेशक जिगर उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन लीवर में आज तक नहीं गया। पैंक्रियाज में, लबलबे में खाना आज तक नहीं गया। गॉल ब्लैडर, पित्ते में खाना आज तक नहीं गया। लेकिन स्टोमिक के बाद कहां गया? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहां गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद रेक्टम, जैसे मसाने में पेशाब स्टोर हो रहा है, रेक्टम में फुजला स्टोर हो रहा है और एनएस ओपनिंग से निकल रहा है। छोटी आंत के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम स्टोमिक से अटैच है और इलियम बड़ी आंत से अटैच है। बड़ी आंत को बड़ी आंत मोटाई की वजह से कह रहे हैं, छोटी आंत को छोटी आंत उसकी बारीकी की वजह से कह रहे हैं। पिक्चर में देखो, बड़ी आंत चारों तरफ पेट में घूमी हुई है, छोटी आंत उसके अंदर लिपटी हुई है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जो 3 ऑर्गन्स हैं इनको हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एसोसिएटेड ऑर्गन्स। याद रखना कि इन ऑर्गन्स के, जिगर के, लबलबे के, पित्ते के हमारे जिस्म में कई काम हैं। एक काम नहीं है, कई काम है। लेकिन ये तीनों ऑर्गन्स हमारा खाना डाइजेस्ट करने में, खाने की डाइजेशन में ये तीनों ऑर्गन मदद देते हैं। खुद इनके अंदर खाना नहीं जा रहा, इनके अंदर खाना नहीं जा रहा, खाना मुंह से होके इन 6 रस्तों से गुजर रहा है, इधर नहीं जा रहा।
इधर जब खुराक जाएगी, जब वो आंतों से खून में जज़ब होगी और उसमें एनर्जी ने मिलेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने कुछ एंजाइम्स या सिक्रीशंस, एंजाइम या सिक्रीशंस, कुछ रतूबतें हमारे मैदे में खारिज करते हैं और छोटी आंत में रतूबतें खारिज करते हैं। अल्लाह ने नालियों से मैदे को जिगर, पित्ता और लबलबे से जोड़ा हुआ है। इन लबलबों की नालियों से इनकी रतूबतें, पित्ते से इसकी रतूबत, जिगर से उसकी रतूबत मैदे में पहुंचती है, छोटी आंत में पहुंचती है, जो खाने को हजम करने में मदद देती है। जैसे मुंह के अंदर मौजूद लुआब पैदा करने वाले ग्लैंड्स की रतूबत आपके खाने में पहुंचती है, उसको नरम करती है और उसको हजम करने में मदद देती है। तो लिहाजा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन का मतलब खाना हजम करने के निजाम के मददगार आज़ा। डायरेक्ट खुद खाना नहीं हजम करते, लेकिन खाना हजम करने में मदद करते हैं। पित्ता निकल भी जाए ऑपरेशन होके, खाना फिर भी हजम होता है। समझ आ रही है बात? तो ये इसलिए इस पिक्चर में आपको लिवर, स्टोमिक, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर एक साथ दिखाए हैं। तो ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं। ये आपके एनाटॉमी का, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ना था, आज आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एनाटॉमी पढ़ना था। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एनाटॉमी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है और ये ओवरव्यू आपके ये सादा अल्फाज में, जो मेरे अल्फाज हैं उनमें है। इसको ऑफिशियली साइंटिफिकली हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जो बच्चा आज ये पहला लेक्चर ले लिया होगा, अटेंटिवली सुन लिया होगा, कल जब बुक की हम रीडिंग करेंगे साइंसी अल्फाज से, उसे मुश्किल नहीं होगी। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज सवाल करें। राव कमाल साहब कह रहे हैं कि सर लैरिंक्स भी डिफाइन करें। लैरिंक्स आपकी सांस की नाली का सबसे पहला हिस्सा है। सांस की नाली का सबसे पहला हिस्सा है, हल्क खाने के लिए है और लैरिंक्स हवा के लिए है। ये जो हड्डी बाहर निकली होती है मर्दों की, उसका लैरिंक्स है। जब हम निजाम तनफ्फुस पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ लैरिंक्स का कोई पार्ट नहीं है। राव कमाल साहब प्लीज हमें डेविएट ना करें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे। समझ नहीं लगी? आज जुल्फकार भाई पूछ रहे हैं कि सर समझ नहीं लगी। अब आप मुझे प्लीज बताएं किस चीज की समझ नहीं लगी। कोई एक चीज का नाम तो लो सर, किस चीज की, किस टॉपिक की, किस लफ्ज की समझ नहीं लगी। आपने लेक्चर भी लेट ज्वाइन किया है, आपको ये भी नहीं पता कि टॉपिक कौन सा था, आपको ये भी नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर समझ कैसे लगेगी? जो शुरू से लेता है लेक्चर उसी को समझ आती है। अब आप ये तो बताओ कि कहां से समझ नहीं लगी। अब मैं दोबारा तो शुरू से पढ़ाने से रहा, अब तो लेक्चर खत्म हो रहा है। कोई एक बात बताइए। मोहम्मद मुजाहिद आसिफ पूछ रहे हैं कि सर टिस का मीनिंग्स बता दें। टिस के मीनिंग्स मैंने बताया है। टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, वर्म, सोजिश, सूजन, सोज। किसी भी लफ्ज के एंड पर टिस आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि उस हिस्से की सोजिश के बारे में बात की जा रही है। जैसे टॉन्सिल जब सूज जाए तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है प्लीज क्वेश्चन करें। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर